तो हमने कल चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था, तो उसका मैं टेस्ट अंडरस्टैंडिंग नंबर 1 में फर्स्ट पॉइंट में डाउट है, तो एक बार वो पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर हम उसके बाद में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हमारा चैप्टर नंबर इस टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 1 में क्या बोला है, फर्स्ट पॉइंट में इन्वेंट्री एट 31st मार्च 2017 वाज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ $95,000। जो इन्वेंट्री है 31st मार्च को, उसकी हमने वैल्यूएशन निकाला और वैल्यू कितना बैठ रहा है, $95,000। Included in this balance were goods that had cost of $15,000। और इस $95,000 की इन्वेंट्री के अंदर एक गुड्स है जिसकी कॉस्टिंग है कितनी, $15,000। These goods have become damaged, वो गुड्स डैमेज हो गया ड्यूरिंग द ईयर एंड इट इज कंसिडर दैट द गुड्स कैन बी सोल्ड फॉर 5,500 लेस कमीशन ऑफ $500। मतलब कि $15,000 का एक गुड्स है, उसकी कॉस्ट प्राइस है, उस गुड्स को अगर हम मार्केट में सेल करेंगे तो उससे अमाउंट रियलाइज होगा हमें 5,500, और उसमें मेरा 500 का कमीशन चला जाएगा। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू उसकी कितनी रह जाएगी, 5,000। और हमने पढ़ा हुआ है बेटा पहले भी तो कि इन्वेंट्री को हम हमेशा किस पर शो करते हैं, जनरली हम उसकी कॉस्ट प्राइस पर या एनआरवी वैल्यू, दोनों में से जो लेस होता है उस वैल्यू पर हम शो करते हैं। वैसे तो हम उसको कॉस्ट प्राइस पर शो करते हैं, बट अगर एनआरवी वैल्यू अगर आपकी कॉस्ट प्राइस से अगर रिड्यूस हो जाती है तो फिर हम उसको एनआरवी वैल्यू पर लेते हैं। तो यहाँ पर तो हमारा इन्वेंट्री हमने किस में ले रखा है, कॉस्ट प्राइस पर लिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इन्वेंट्री का कॉस्ट प्राइस तो हटाएंगे, तो 95,000 में हम 15,000 माइनस कर देंगे और 5,000 को ऐड करके हम 85,000 से इन्वेंट्री की वैल्यू शो करेंगे। इज इट क्लियर फर्स्ट पॉइंट? यस सर। इसके अलावा और बोलिए बेटा, और टेस्ट अंडरस्टैंडिंग नंबर 1 और 2 में कोई डाउट है तो फटाफट से बोले बेटा। नो सर। नहीं है तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें, चैप्टर नंबर 2। यस सर। यस सर। चलिए, चैप्टर नंबर 2 हमारा दिया है बेटा टेंजिबल नॉन करंट असेट्स। काफी एक अच्छा चैप्टर दिया है, आप लोगों ने इस चैप्टर को एफए के अंदर भी पढ़ा हुआ है। टेंजिबल नॉन करंट असेट्स वाला चैप्टर, वही चैप्टर यहाँ पर भी इसको कवर अप किया हुआ है, लेकिन मैंने कल भी आपको बोला था कि एफआर सब्जेक्ट जो है वो एफए का थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है, इन डेप्थ उसको कवर अप किया जाएगा। हम इस चैप्टर के अंदर अभी टेंजिबल नॉन करंट असेट्स, फिर उसके अलावा आपने पढ़ा हुआ है इम्पेयरमेंट वगैरह क्या होता है, जब आप असेट्स को सेल अगर करना होता है या डिसकंटिन्यू ऑपरेशंस अगर होते हैं तो वहां पर कैसे ट्रीटमेंट होता है, और फिर इंटेंजिबल असेट्स की पूरा हम कॉम्बो पढ़ेंगे इसके अंदर। चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, इन 4 चैप्टर्स का कॉम्बो है जो इसी से कनेक्टेड है। तो हमारा हम सबसे पहला स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2। बेटा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी अच्छा चैप्टर है, लेंदी चैप्टर भी है। बेसिकली हम असेट्स की अगर बात करें तो असेट्स जो हम क्या करते हैं, नॉन करंट असेट्स दो तरह की होती है हमारी, करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स का मतलब क्या होता है, असेट्स विच हेल्ड फॉर मोर देन 1 ईयर नॉन एज नॉन करंट असेट्स। ऐसी एसेट जिनको हम 1 ईयर से ज्यादा के लिए अगर होल्ड करते हैं तो उसको हम कहते हैं नॉन करंट असेट्स। और नॉन करंट असेट्स हमारी 2 टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज टेंजिबल नॉन करंट असेट्स, जिसको आप देख सकते हैं या टच कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सेकंड हमारी होती है इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स व्हिच कैन नॉट बी सीन और टच, फॉर एग्जांपल गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क्स हैं, कॉपीराइट्स हैं, तो ये सब कुछ हमारे क्या है, इंटेंजिबल असेट्स। इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को आप कवर अप करने वाले हैं। ये याद रखिएगा बेटा, हर चैप्टर में कौन से स्टैंडर्ड्स कवर किए हुए हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम टोटल 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कवर करेंगे, IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, देन उसके बाद में फिर IAS 20 गवर्नमेंट ग्रांट, उससे रिलेटेड हम ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, वो कैसे ट्रीटमेंट होता है वो चीज हम डील करेंगे। और फिर उसके बाद में आएगा IAS 23 बोरोइंग कॉस्ट। ये 4 पॉइंट्स हमारे इस चैप्टर के अंदर कवर अप करने वाले हैं हम टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स के अंदर। तो IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, IAS 20 गवर्नमेंट ग्रांट, IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और IAS 23 बोरोइंग कॉस्ट, ये 4 पॉइंट्स हम इसके अंदर, 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम इसके अंदर कवर अप
करेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं IE16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सर ये होता क्या है? यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है बेटा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी का मतलब होता है लैंड, बिल्डिंग्स वगैरह जो होती हैं। प्लांट का मतलब मशीन्स, और इक्विपमेंट का मतलब होता है जो भी आपके ऑफिसेज वगैरह में यूज होते हैं। कंप्यूटर है, टाइपराइटर है, प्रिंटर है, AC है। तो ये सब कुछ हमारे क्या होते हैं? इक्विपमेंट्स। तो IE16 हमारा जो दिया है बेटा, वो दिया है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड। और इसके अंदर लिखा हुआ क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर टेंजिबल एसेट्स हेल्ड बाय एन एंटिटी फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। जब आप अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी टेंजिबल एसेट्स है और उनको अगर वन अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा के लिए अगर यूज करते हैं, और फॉर यूज इन द प्रोडक्शन, उसको प्रोडक्शन में यूज करते हैं, और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, या फिर गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई में यूज करते हैं, और फॉर रेंटल टू अदर्स, या फिर रेंट वगैरह पर देने में आप अगर उसको यूज करते हैं, और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, या फिर आप अगर उसको एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए मतलब ऑफिस वगैरह के पर्पस के लिए अगर यूज करते हैं, तो वो सब कुछ हमारी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन में कवर अप होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस का मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अगर कार परचेस करी टू बी यूज फॉर एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को लाने ले जाने में उसमें अगर यूज होती है, मार्केट में विजिट वगैरह पर जाना होता है, तो उसके लिए अगर कार यूज होती है तो वो भी हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर आता है। रिकॉग्निशन, हम उस असेट्स को कब बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं? आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट शुड बी रिकॉग्नाइज एज एन असेट। कब हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे? व्हेन इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद द असेट विल फ्लो टू द एंटिटी। तो कि उस असेट से रिलेटेड अगर हमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑर्गेनाइजेशन को अगर फ्लो होने वाले हैं, इट इज प्रोबेबल, अगर होने के चांसेस हैं, तो फिर हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, द कॉस्ट ऑफ द असेट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। उस असेट की कॉस्ट कैलकुलेट करना पॉसिबल होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन, उससे बेनिफिट्स मिलने चाहिए। बेनिफिट किसको? उस पर्सन को। एंड सेकंड कंडीशन, कॉस्ट ऑफ द असेट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, उसको कॉस्ट कैलकुलेट करना पॉसिबल होना चाहिए। सर इकोनॉमिक बेनिफिट्स का मतलब क्या है? भाई इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्लो होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैंने रूम बुक कराया होटल के अंदर 5 डेज के लिए, तो 5 डेज के लिए अगर होटल में रूम बुक कराया, तो क्या मुझे कोई इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलने वाले हैं क्या उससे? उस पर मेरा वैल्यूएशन नहीं है, उस पर कंट्रोलिंग नहीं है, तो वो मेरी एसेट नहीं कहलाएगा। होटल में रूम हमने लिया है तो एक टाइम पीरियड के लिए लिया है, बट मेरा खुद का अगर पर्सनल घर है और अगर उस घर में अगर मेरा रूम है, तो वो एक मेरी एसेट हो जाएगी। सो देन देयर विल बी नो इकोनॉमिक बेनिफिट्स, तो हम उसको एसेट नहीं मानेंगे। तो बेसिकली हमारी दो कंडीशंस दी है। अगर आपको उससे रिलेटेड बेनिफिट्स अगर मिलते हैं और उसकी कॉस्ट अगर कैलकुलेट, अगर हमारा कैलकुलेट करना अगर पॉसिबल है, तो फिर हम उसको क्या करते हैं? बुक्स में रिकॉर्ड कर देते हैं। हम उसको क्या कर देंगे बेटा? बुक्स में रिकॉर्ड कर देंगे। यहाँ तक की बात हो गई सर रिकॉग्निशन। तो भाई हमें ये तो पता चल गया हमें इंटेंजिबल एसेट्स को बुक्स में कब रिकॉर्ड करना है, जब अगर उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करना पॉसिबल है और उससे रिलेटेड अगर बेनिफिट्स फ्लो होते हैं किसको? एंटिटी को। अब आता है इनिशियल मेजरमेंट। जब हमें एसेट्स को रिकॉर्ड करना होता है, एसेट्स की वैल्यू को रिकॉर्ड करना होता है, तो हम उसको स्टार्टिंग में इनिशियल लेवल पर हम एसेट्स को हमेशा किस पर रिकॉर्ड करते हैं? उसकी कॉस्ट प्राइस पर। An item of property, plant and equipment should initially be measured at its cost. हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वगैरह को हमेशा स्टार्टिंग में किस पर रिकॉर्ड करते हैं? उसकी कॉस्ट प्राइस पर। और सर कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना, अब यहाँ पर नया पॉइंट स्टार्ट होगा। कॉस्ट के अंदर हम क्या क्या चीजें लेते हैं? फर्स्ट पॉइंट, इंक्लूड ऑल कॉस्ट इन्वॉल्व इन ब्रिंगिंग द असेट इनटू द वर्किंग कंडीशंस। आप असेट को वर्किंग कंडीशन में लाने तक जो भी आप एक्सपेंसेस करते हैं, वो एक्सपेंसेस भी आपके असेट की कॉस्ट में इंक्लूड किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो आपने कार परचेस करी 9 लाख की, उस पर एसेसरीज वगैरह में आपका खर्चा हो गया 80,000 का। तो वो जो एसेसरीज वगैरह का आपका जो एक्सपेंसेस हुआ है वर्किंग कंडीशन में लाने तक का, जो भी एक्सपेंसेस हुआ है, वो भी हमारा एसेट की कॉस्ट के अंदर इंक्लूड करेंगे। तो आपसे अगर कोई पूछता है सर गाड़ी की कॉस्ट कितनी है, तो आप सिंपल सा पॉइंट बोलेंगे 9,80,000। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियल मेजरमेंट के अंदर हमारा पॉइंट क्या है? जब हमें एसेट को रिकॉर्ड करना होता है, तो उसकी कॉस्ट में हम सबसे पहली चीज क्या लेंगे? उसको वर्किंग कंडीशन में लाने तक के जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं, वो सारे कॉस्ट में इन्वॉल्व किए जाते हैं। सेकंड पॉइंट, इंक्लूड इन द इनिशियल कॉस्ट कैपिटल कॉस्ट सच इज द कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन। आपका साइट प्रिपरेशन का, मान लो आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, तो उस बिल्डिंग बनाने के लिए आपने मान लो प्लॉट वगैरह तैयार करवाया, उस पर
मान लो वहां पर बहुत बड़ा गड्ढा टाइप का हो रहा था, डिगिंग वगैरह हो रही थी, बहुत तालाब वगैरह बन रहा था, तो उसको सही करवाया, उसमें फिलिंग करवाई, तो वो चीज हमारा साइट प्रिपरेशन वगैरह का खर्चा हमारा है। उसके अलावा डिलीवरी कॉस्ट, अगर आपका डिलीवरी का खर्चा लगता है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, बोरोइंग कॉस्ट, आपने उसके लिए लोन वगैरह लिया है तो बोरोइंग कॉस्ट का भी अपन पूरा पढ़ेंगे, IAS 23 वहां पर भी हम पढ़ेंगे। तो वो सब कुछ उसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, लिखा हुआ बोरोइंग कॉस्ट इन अकॉर्डेंस विद IAS 23। फिर इसके अलावा लिखा हुआ एक्सपेंसेस आइटम, अगर आपके और कोई एक्सपेंसेस आइटम होते हैं सच एज फ्यूल, ट्रेनिंग एंड वारंटी कॉस्ट शुड बी रिटर्न ऑफ एज इंकर्ड, मतलब उनको जैसे ही राइट ऑफ कर देंगे जैसे वो इंकर्ड हुए। दैट मीन्स जो आपका फ्यूल वगैरह का गाड़ी में आज आप पेट्रोल डलवाते हैं तो उसको हम असेट में कैपिटलाइज नहीं किया जाएगा, उसको हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे, उसका वारंटी का, क्योंकि वो हर साल होता है। ट्रेनिंग वगैरह का उसका पता नहीं है, अब मैंने स्टाफ को ट्रेनिंग दिया, वो मेरे साथ काम करेगा या नहीं करेगा पता नहीं है मुझे, तो वो चीज हमारा होता है ट्रेनिंग कॉस्ट, तो उसको हम क्या करते हैं, रेवेन्यू नीचे का मानते हैं, रेवेन्यू नीचे का मानते हैं तो हम उसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे। फिर लिखा हुआ है डिसमेंटलिंग कॉस्ट। सर ये डिसमेंटलिंग कॉस्ट क्या होता है, अब इस पॉइंट को ध्यान से सुने। डिसमेंटल कॉस्ट होता क्या है, बेसिकली मान लो मेरे पास बेटा ऑयल की रिफाइनरी लगाई मैंने, एक सिंपल सा एग्जांपल, ऑयल रिफाइनरी जहां पर बड़ी मशीन्स लगाई जाती है, जैसे अपने राजस्थान में अगर हम बात करें तो बाड़मेर में पचपदरा एक जगह का नाम है, वहां पर हमारे क्या लगाई हुई है, ऑयल रिफाइनरीज वगैरह लगी हुई है, जहां पर ऑयल, क्रूड ऑयल निकाला जाता है जमीन से। अब मैंने क्या करा बेटा, अलग अलग तरह की इस तरह से मशीन सेटअप करी, फर्स्ट मशीन, फिर सेकंड मशीन, फिर थर्ड मशीन, फोर्थ मशीन, 5 6 7 8 मल्टीपल मशीन मैंने सेटअप करा, बहुत सारी मशीन सेटअप करी, और मशीन को सेटअप करने के बाद में मैंने देखा उन मशीन्स की लाइफ कितनी है, 10 ईयर्स। और 10 ईयर्स के बाद में मुझे उन मशीन्स को क्या करना होगा, डिसमेंटल करना होगा, मतलब मुझे उनको हटाना होगा। और उन मशीन्स को जब हम हटाएंगे तो हटाने का भी मेरा क्या लगेगा, एक्सपेंसेस लगेगा, उसको पूरा डिसमेंटल करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा उसको तोड़ करके, और इनको को सब तरह से हटाना पड़ेगा, तो उसमें मेरा एक्सपेंसेस बैठेगा कितना, 5 लाख का। तो मेरा जो फ्यूचर में एक्सपेंसेस होने वाला है डिसमेंटलिंग का, उसको हम कहते हैं डिसमेंटलिंग कॉस्ट। जब आप अगर कोई एसेट को अगर फ्यूचर में अगर डिसमेंटल करना है, उस डिसमेंटलिंग से रिलेटेड हमारा जो भी एक्सपेंसेस होना है, उस एक्सपेंसेस को हम कहते हैं डिसमेंटलिंग कॉस्ट। उस अमाउंट को, वैल्यू को हम क्या कहते हैं, डिसमेंटल कॉस्ट। तो मेरा फ्यूचर में अगर कोई अमाउंट इंकर्ड होना है उसको डिसमेंटल करने में, उसको हटाने में, तो उसको हम कहते हैं डिसमेंटल कॉस्ट। सो वो तो फ्यूचर में होगा, अभी तो इन्हों हुआ है। तो बेटा फ्यूचर में होगा कंफर्म है, तो उसकी हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, और प्रेजेंट वैल्यू निकाल करके फिर हम क्या करेंगे, उस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट को भी एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड किया जाएगा। और प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो चीज आप लोगों ने एमए के अंदर पढ़ा हुआ है क्या बेटा, 1/1 + r⁴ आता है ये यस सर। चीज, प्रेजेंट वैल्यू सबको निकालना आता है ना बेटा। यस सर। तो वही चीज मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ बेटा, हमें मशीन का, भाई मुझे 10 ईयर्स के बाद में अगर मशीन को डिसमेंटल करना है तो 5 लाख का अगर मेरा एक्सपेंसेस होना है, या जो भी अगर मेरा अमाउंट खर्चा होना है, तो उसकी हमें क्या करना होगा, प्रेजेंट वैल्यू निकालना होता है। सपोज मान लो मेरा इंटरेस्ट रेट है 10% और मेरा अमाउंट इंकर्ड होगा आफ्टर 6 ईयर्स 5 लाख। 6 ईयर्स के बाद में अगर मेरा 5 लाख का अमाउंट इंकर्ड होगा, तो मेरे को भी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी, तो 1/1 + r⁴ तो 1/0.10 तो 1.1, और वो सॉल्व करा तो आ जाएगा 2,82,000। तो मेरा ये जो $2,82,000 है, या रुपीज जो भी हम बोले, तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट। पहली चीज, जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट है उसको हम क्या करेंगे, एसेट की कॉस्ट के अंदर इंक्लूड किया जाता है, फर्स्ट थिंग। फिर उसी के अंदर क्या बोला है, फिर उसी के अंदर हमें क्या करना होगा, हर साल हमें, अब 2,82,000 तो सर ये तो हमारा आ गया, लेकिन अब हमें 6 ईयर तक ले जाते उस पर इंटरेस्ट का अमाउंट ऐड करते 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 हमें क्या करना है, उसको फिगर को बढ़ाते हुए कहाँ तक लेकर के जाना है, 5 लाख तक। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हर साल उसमें फाइनेंस कॉस्ट हम बोल दें, या उसको हम बोल दें अनवाउंडिंग अप ऑफ डिस्काउंट। क्या बोला जाता है उसको, अनवाउंडिंग ऑफ अप ऑफ डिस्काउंट। अनवाउंडिंग ऑफ डिस्काउंट मतलब हम इंटरेस्ट का अमाउंट क्या करते जाएंगे, उसमें हर साल ऐड करते जाएंगे एज अ फाइनेंस कॉस्ट।
मेरा ये अमाउंट अगर 2,82,000 है तो उस पर हर साल का इंटरेस्ट ऐड होता जाएगा, तो 6 साल में कितना बन जाएगा, $5 लाख। Then every year interest at the rate of 10% will be added, and this interest will be the part of finance cost. After adding the interest at the end of 6 year, it will become 5 lakh. और हर साल जब आप इंटरेस्ट ऐड करते जाओगे तो वो बढ़ करके कितना हो जाएगा, 5 लाख। जैसे फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर का 2,82,000, उसका 10% निकाला, फिर प्रिंसिपल वैल्यू आ गया सेकंड ईयर में 2,82,000 प्लस 28,200 का 10%, 31020। फिर थर्ड ईयर में प्रिंसिपल वैल्यू प्लस उसका निकाला 34,122। इस तरह से निकलता जाएगा। ओवरऑल हम निकालेंगे तो वो कितना बैठ जाएगा, $5 लाख। स्टार्टिंग में मेरा अमाउंट था 2,82,000, फिर इंटरेस्ट अमाउंट ऐड करते चलेंगे तो कितना हो जाएगा, $5 लाख। तो हम जब उसमें इंटरेस्ट के अमाउंट को ऐड करते जाते हैं तो उसको हम कहते हैं अनवाउंडिंग अप ऑफ डिस्काउंट। तो सिंपल सा पॉइंट ये बोल रहा है वो तो कि जब आपको असेट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, उसकी कॉस्ट प्राइस के अंदर हमने क्या क्या पॉइंट लिया है। सबसे पहली चीज तो उसको बिजनेस के अंदर वर्किंग कंडीशन में लाने तक का जो भी आपका एक्सपेंसेस होता है वो सारे कॉस्ट हम ऐड करेंगे। फिर उसके अंदर लिखा हुआ था उसी के अंदर और क्या करेंगे हम बेटा, आपका इनिशियल अगर कोई कॉस्ट लगता है, साइट प्रिपरेशन कॉस्ट, डिलीवरी कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, बोरोइंग कॉस्ट, वो हम लेंगे। और उसके अलावा हमारा जो डिसमेंटलिंग कॉस्ट होता है वो भी हम उसके अंदर इंक्लूड कर देंगे। अब डिसमेंटलिंग कॉस्ट लेंगे तो डिसमेंटलिंग कॉस्ट के में फिर और क्या लिखा हुआ है, मीनिंग मैंने समझा दिया डिसमेंटल कॉस्ट का। डिसमेंटल कॉस्ट को हम क्या कर देंगे, उसकी कॉस्ट प्राइस में ऐड करेंगे, और जो हमारा इंटरेस्ट है जो मैंने हर साल ऐड कर रहा हूँ, कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो अनवाउंडिंग अप ऑफ डिस्काउंट इंटरेस्ट जो हमारा कैलकुलेट होगा उसको हम क्या करेंगे, फाइनेंस कॉस्ट के अंदर शो करेंगे इन स्टेटमेंट ऑफ पी। उसको हम कहाँ पे शो करेंगे, फाइनेंस कॉस्ट के अंदर, स्टेटमेंट ऑफ पी में। और जो डेप्रिसिएशन चार्ज है वो कहाँ पर जाएगा, हमारा पी के अंदर जाएगा। अमाउंट इक्वल टू डिसमेंटलिंग कॉस्ट प्लस एनी इंटरेस्ट विल बी शोन एज लाइबिलिटी। और जो अमाउंट आएगा डिसमेंटलिंग कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट, दोनों का सम करके हम क्या करेंगे, लाइबिलिटी के अंदर शो करेंगे। ये पॉइंट समझ में आ गया है बेटा सबको? यस सर। यहाँ तक की बात हो गई। तो क्या लिखा हुआ है इसको हम एक बार रीड आउट कर लेते हैं। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस कॉस्ट शुड बी कैपिटलाइज विद एन इक्विवेलेंट लायबिलिटी सेटअप। हमें प्रेजेंट वैल्यू उसकी निकालनी होती है, उसके बराबर लायबिलिटी सेटअप करना होता है। द डिस्काउंट ऑन दिस लायबिलिटी वुड देन बी अनवाउंड। उसको डिस्काउंट का मतलब वो इंटरेस्ट को हमें हर साल अनवाउंड करना होता है ओवर द पीरियड अंटिल द डिसमेंटलिंग कॉस्ट आर पेड, जब तक कि हम डिसमेंटलिंग कॉस्ट का पेमेंट नहीं कर देते। दिस मीन्स दैट द लायबिलिटी इंक्रीजेस बाय द इंटरेस्ट रेट ईच ईयर। इसका मतलब हर साल हमारी लायबिलिटी बढ़ती जाती है विद द इंक्रीज टेकन टू द फाइनेंस कॉस्ट इन द स्टेटमेंट ऑफ पी। कैसे कैलकुलेट होता है, 1/1 प्लस आर की पावर एन। इसका डायरेक्टली इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखें हम इफ एन ऑयल रिग वाज बिल्ट इन द सी। अगर हम ऑयल रिग बनाते हैं मतलब ऑयल की वही पूरी माइनिंग, वो हमने स्टेशन वगैरह बनाया है ऑयल वगैरह का, क्रूड ऑयल वगैरह का, was built in the sea, the cost to be capitalized is likely to be include the cost of constructing the asset। और जो हमें कैपिटलाइज कॉस्ट करना है उसके अंदर हमें उसको कंस्ट्रक्ट करने का कॉस्ट भी लेना है। एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग इज इट। और उसका डिसमेंटल करने का अमाउंट भी हमें लेना है। इफ द असेट कॉस्ट $10 million टू कंस्ट्रक्ट, अगर असेट को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें हमारा खर्चा बैठता है कितना, $10 million का। एंड वुड कॉस्ट $4 million टू रिमूव इट 20 years। और हम जब अगर उसको 20 years के बाद में अगर रिमूव करेंगे तो उसमें मेरा डिसमेंटल कराने में खर्चा बैठेगा कितने का, $4 million का। आगे बोला हमें देन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिसमेंटलिंग कॉस्ट मस्ट बी कैलकुलेटेड। हमें डिसमेंटलिंग कॉस्ट कैलकुलेट करना होगा। इफ द इंटरेस्ट रेट वर 5%, अगर इंटरेस्ट रेट हमारा 5% है देन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट, तो हमें क्या निकालना होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट। वो कैसे निकालेंगे, वही हमारा 1/1 प्लस आर की पावर एन इंटू अमाउंट। तो वही 1/1 प्लस 0.05 की पावर 20, सॉल्व करेंगे तो 0.377 इंटू अमाउंट कितना लगेगा हमारा, 4 million। 4 million मीन्स 40 लाख। तो 0.377 इंटू 40 लाख तो कितना आ जाएगा, $15,08,000। और $15,08,000 का मेरा फिगर आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटल कॉस्ट। और उसमें हम हर साल क्या करते जाएंगे, इंटरेस्ट का अमाउंट ऐड करते जाएंगे। हर साल उसमें इंटरेस्ट का अमाउंट ऐड होता जाएगा तो हमारी वैल्यू फाइंड आउट होती जाएगी। देखिए हम उसमें क्या लिखा हुआ है यहाँ पर,
देन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट मस्ट बी कैलकुलेटेड। इंटरेस्ट रेट हमें अगर दे रखा है तो वो हमारा प्रेजेंट वैल्यू निकल गया 4 मिलियन इंटू 1/0.5 की पावर 20 तो 15,07,558। टोटल आपकी कैपिटलाइज वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 10 मिलियन का तो हमारा कॉस्ट ऑफ एसेट प्लस डिसमेंटलिंग कॉस्ट, तो टोटल फिगर हो गया 11,507,558। यहां तक का पॉइंट क्लियर। मेरी एसेट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी टोटल, 11,507,558। फिर आगे बोला हमें डेप्रिसिएशन लगाना है, तो डेप्रिसिएशन हम कैसे लगाएंगे, उसकी लाइफ कितनी है, 20 ईयर्स, वी डिवाइडेड बाय 20 ईयर्स करेंगे। तो 11,507,558 इंटू 1/20, तो 5,75,378। ये हमारा हर साल का क्या हो गया, डेप्रिसिएशन। और मैंने अभी यार बताया जितनी प्रेजेंट वैल्यू रहेगी उतने के बराबर ही हम क्या कर देते हैं, लाइबिलिटी सेट ऑफ कर देते हैं। लाइबिलिटी पर फिर हम हर साल इंटरेस्ट बढ़ाते जाएंगे। तो ईच ईयर द लाइबिलिटी वुड बी इंक्रीज बाय द इंटरेस्ट रेट ऑफ 5%। हर साल लाइबिलिटी हमारी बढ़ती जाएगी 5% इंक्रीज इंटरेस्ट से। तो in the year one, this would mean the liability increases by 75,378। 75,378 कैसा है हमारा, इंटरेस्ट का अमाउंट निकालना पड़ेगा हमें, वही 15,08,000 का हमारा इंटरेस्ट निकालेंगे हम यहाँ पर। तो ये निकाल लिया उन्होंने 75,378। तो हमारे ईयर के एंड में लाइबिलिटी कितनी हो जाएगी बेटा, हमारा 15,07,558 तो वो दे रखा था, उसमें 75,378 और ऐड कर देंगे। भाई फर्स्ट ईयर की हमारी लाइबिलिटी दे रखी थी 15,07,558 और उसमें हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट, फाइनेंस कॉस्ट को और ऐड कर दिया, तो टोटल हमारी लाइबिलिटी होगी 15,82,936। यहां तक का पॉइंट क्लियर। ये जो हमारा इंटरेस्ट अमाउंट है, फाइनेंस कॉस्ट, इसको हम कहाँ पे शो करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L के अंदर। बैलेंस शीट के अंदर हमारी एसेट्स की वैल्यू आ जाएगी, उसमें से हम क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। ये फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया है क्या बेटा? यस सर। इसमें कहीं भी कोई डाउट हो तो बोले बेटा, यहाँ तक के पॉइंट में, डिसमेंटलिंग कॉस्ट तक के पॉइंट में कोई भी डाउट हो तो बोले। यहाँ तक का कंसेप्ट हमारा हो गया। अब इसी से रिलेटेड हमारा एक टेस्ट अंडरस्टैंडिंग नंबर 1 दे रखा है, इसके अंदर हम देखें क्या बोला है। An entity started construction on a building for its own use। उन्होंने अपनी एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करा अपने खुद के यूज के लिए on 1 अप्रैल 2017 and incurred the following cost। क्या क्या खर्चा हुआ है, परचेज प्राइस ऑफ द लैंड $250,000, स्टाम्प ड्यूटी आपकी लगी $5,000, लीगल फीस लगी है $10,000, साइट प्रिपरेशन एंड क्लियरेंस का लगा $18,000, मटेरियल का आपका खर्चा हुआ है $1,00,000, लेबर पीरियड 1 अप्रैल 2017 से लेकर 1 जुलाई 2018 तक का, वो हमारा लगा है $1,50,000। आर्किटेक्ट की फीस लगी है $20,000। जनरल ओवरहेड्स लगे हैं हमारे कितने, $30,000 के। अब आपसे आगे बोला क्या है, मेटेरियल कॉस्ट वर ग्रेटर देन एंटिसिपेटेड। लास्ट में पूछा क्या, पहले ये देखें हम, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग दैट विल बी इंक्लूडेड इन द टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स एडिशंस। भाई हमें टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स के अंदर एसेट्स की वैल्यू, हमें बिल्डिंग की वैल्यू बतानी है, तो कि वैल्यू किस वैल्यू पर हम उसको रिकॉर्ड करें। उसके पहले उन्होंने क्या बोला, हमें इंफॉर्मेशन दे दी एडिशनल इंफॉर्मेशन में। फर्स्ट पॉइंट बोला मटेरियल कॉस्ट वर ग्रेटर देन एंटिसिपेटेड। जो मटेरियल कॉस्ट है जो हमने सोचा था उससे ज्यादा हमारी लगी है। एंटिसिपेटेड मतलब हमने जितना सोचा था, जितना हमें बताया गया था उससे ज्यादा हमारी मटेरियल कॉस्ट है। ऑन इन्वेस्टिगेशन इट वाज फाउंड दैट द मटेरियल कॉस्टिंग $10 बिलियन, मटेरियल था $10 बिलियन का, हैड बीन स्पॉइल्ड, वो स्पॉइल हो गया था, खराब हो गया था, एंड देयरफॉर वेस्टेड, वो उसका वेस्टेज हो गया था, एंड अ फर्दर $15 मिलियन वाज इंकर्ड ऑन अ मटेरियल एज अ रिजल्ट ऑफ फॉल्टी डिजाइन। मतलब आपका $10 मिलियन का तो मटेरियल क्या हो गया था, खराब हो गया था, स्पॉइल हो गया था, इस कारण वो वेस्टेज हुआ। एंड $15 मिलियन का जो मटेरियल था वो फॉल्टी डिजाइन, मतलब गलत डिजाइन बना दिया था, तो इसके कारण वो भी गलत हमारा हो गया था। सेकंड पॉइंट बोला, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम्स वर्क ऑन द बिल्डिंग सीज फॉर अ फोर्टनाइट।
भाई इसके कारण आपकी कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह आ रही थी, तो हमारी बिल्डिंग का वर्क वगैरह क्या रहा, बंद रहा कुछ टाइम के लिए ड्यूरिंग अक्टूबर 2017, एंड इट इज एस्टिमेटेड दैट अप्रोक्सीमेटली $9 million ऑफ द लेबर कॉस्ट रिलेट टू दैट पीरियड। मतलब कि वो उस टाइम पीरियड में जब कोई काम नहीं था फैक्ट्री में, उस टाइम पीरियड की आपकी लेबर का खर्चा बैठा है कितना, $9 million। The building was completed on 1st July 2018 and occupied on 1st September 2018। बिल्डिंग को हमारा कंप्लीट हो गई कब, 1st जुलाई को, और उसको ऑक्यूपाई कराया कब आपने, 1st सितंबर को। आपसे बोला क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, हमें कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहली चीज तो हमें यहाँ पर कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, अगर कोई भी एबनॉर्मल एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं, देन इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, याद रखें। अगर कोई भी एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो हमारे रेगुलर नहीं होते हैं, तो फिर हम उसको कॉस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। तो सर हम यहाँ पर क्या क्या लेंगे कॉस्ट प्राइस के अंदर, सबसे पहले हमें दे रखा है परचेज प्राइस ऑफ लैंड। भाई हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, तो हमारा सबसे पहला पॉइंट दे रखा है परचेज प्राइस ऑफ लैंड, तो वो हमने मेंशन कर दिया $250,000। फिर उसके बाद में दे रखा है स्टाम्प ड्यूटी, ये भी आएगा सर स्टाम्प ड्यूटी, भाई उसका जरूरी है, तो स्टाम्प ड्यूटी ले लिया $5,000। फिर दे रखा है लीगल फीस, लीगल फीस भी आ जाएगा $10,000। फिर दे रखा है साइट प्रिपरेशन एंड क्लियरेंस, साइट बनाने वगैरह मॉरिनो में, तो वो भी हमारा एसेट की कॉस्ट के अंदर इंक्लूड किया जाएगा, तो ये हमारा लिख दिया $18,000। फिर दे रखा था मटेरियल 1 लाख, और मटेरियल का भी एडजस्टमेंट नीचे दे रखा है, वो भी अपन देख लेंगे। और फिर दे रखी लेबर 150, तो लेबर भी लिख दिया 150, और उसका एडजस्टमेंट हम देख लेंगे। और आर्किटेक्ट फीस, ये भी हमारा एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे, तो आर्किटेक्ट फीस भी आ गया। और फिर दे रखा है जनरल ओवरहेड्स, और जनरल ओवरहेड्स हमारे क्या होते हैं बेटा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं क्या, क्या उसका एसेट से कोई डायरेक्टली कनेक्शन है क्या जनरल ओवरहेड्स का, नो सर। नहीं है, तो वो चीज हमारा इंक्लूड नहीं किया जाएगा। पहली चीज यहां तक का पॉइंट क्लियर है क्या, जनरल ओवरहेड्स तक की बात हो गई। अब हमारा मटेरियल से रिलेटेड अगर हम बात करें, मटेरियल का हमारा अमाउंट बता रखा था, were greater than anticipated on investigation, it was found that metal costing $10 million had been spoiled, क्योंकि $10 million का मेटल स्पॉइल हो गया था, एंड therefore वेस्टेज, वो वेस्टेज हो गया था, एंड फर्दर $15 million का मेटल का हमारा खर्चा होता है एज अ रिजल्ट ऑफ फॉल्टी डिजाइन वर्क। तो बेटा ये आपका एबनॉर्मल एक्सपेंसेस था, और इस एक्सपेंसेस को आपने क्या कर दिया था, उस मेटल के अंदर इंक्लूड कर रखा है, जबकि नॉर्मल में तो ये ना होता है, तो हम उस मेटल के खर्चे को क्या कर देंगे, हटा देंगे। ये पॉइंट समझ में आ गया क्या, 10,000 और 15,000 मैंने क्यों माइनस करा है, 10 मिलियन मतलब वही 10 लाख, और 10 लाख में से वही 000 हटाएंगे तो कितना हो गया 10,000, और 15 मिलियन मतलब 10 मिलियन, 1 मिलियन मतलब होता है 10 लाख, तो 10 मिलियन का मतलब हो जाएगा बेटा 1 करोड़। 15 मिलियन का मतलब हो जाएगा 150 150 लाख। तो वो चीज हमारा हो गया, उसको में वही हमारा 000 हटाया, तो 10,000 और 15,000, तो 1 लाख में मैं 10,000 15,000 हटा दिया। क्यों हटाया, मैं फिर वापस से बोल रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों एक्सपेंसेस जो हमारे हुए थे वो नॉर्मल नहीं थे, वो एबनॉर्मल एक्सपेंसेस थे, और उसको हमने मेटल के अंदर इंक्लूड कर रखा है, तो सर इसको हटा देंगे, क्योंकि हम मेटल का जो नॉर्मल खर्चा होता है वही लेंगे। तो 10 और 15 25,000 हटा करके हमने कितना ले लिया मेटल का, 75,000। इसके अलावा हमें बता रखा था लेबर का हमारा कुछ टाइम तक वो बंद रहा, और हमारा लेबर का बंद रहने के कारण उस टाइम पीरियड पर हमने लेबर का अमाउंट पे करा था कितना, $9 million का, तो वो भी हटा देंगे, क्योंकि नॉर्मल में नहीं दिया, वो हमने एबनॉर्मल टाइम पीरियड पर दिया है। हम हमेशा असेट के अंदर जब कॉस्ट निकालनी होती है तो वो कौन सी लेते हैं, नॉर्मल टाइम पीरियड वाली। तो 1,50,000 में से 9,000 हटाया, तो कितना आ गया बेटा, $1,41,000। टोटल कर दिया, हमारा फिगर आ गया $5,19,000। ये हमारी क्या आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस ऑफ द बिल्डिंग। बोले बेटा इसमें कोई डाउट है तो।
यहां तक के पॉइंट में कोई डाउट अगर है तो बोले। क्लियर पॉइंट यहां तक का? पूर्वा, जतिन, नीरव? Yes, sir. यस सर। फिर इसी के बाद में फिर हम आगे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिया है सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। सर सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल मान लो मैंने बिल्डिंग बना रखी थी, बिल्डिंग में मैंने ग्राउंड फ्लोर बना रखा था, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट फ्लोर भी बना रहा हूँ आफ्टर 2 इयर्स। तो बेटा मेरा ग्राउंड फ्लोर बना हुआ था, और अब मैं अगर फर्स्ट फ्लोर बनाऊंगा तो जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स मुझे पहले मिलते थे, क्या बाद में भी मुझे वही इकोनॉमिक बेनिफिट्स रिसीव होंगे क्या, ये उससे ज्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट्स रिसीव होंगे? सर ज्यादा। ज्यादा। तो जब अगर आपके सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर्स के कारण जितने इकोनॉमिक बेनिफिट्स पहले मिलते थे उससे ज्यादा अगर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलते हैं, तो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर को भी हम क्या कर देंगे, कैपिटलाइज कर दिया जाता है। उस सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर को भी हम क्या कर देंगे, फिर कैपिटलाइज कर देंगे, एसेट के अंदर इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है बेटा? सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर ऑन द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट शुड ओनली बी ट्रीटेड एज द पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ असेट। जो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर होंगे हमारे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को, उसको भी हम कॉस्ट कॉस्ट ऑफ असेट का पार्ट मानेंगे इफ इट इनहैंस द इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय द असेट। अगर जो हमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलते थे एसेट से, उससे अगर ज्यादा बेनिफिट्स अगर हमें मिलते हैं, तो फिर हम उसको सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर को कैपिटलाइज करेंगे। सो वो बेनिफिट्स कैसे मिल सकते हैं? दिस कुड बी एक्सटेंडिंग द असेट लाइफ, वो असेट की लाइफ को बढ़ा रहे हैं, और एक्सपांशन, या हमारा बिजनेस एक्सपांड हो रहा है, और इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी, या फिर हमारे बिजनेस में प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। मान लो जो काम पहले हमारा 10 दिन में होता था वो 8 दिन में ही हो पा रहा है, तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई है, तो भी वो हमारा सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर कहलाता है। जरूरी नहीं तो कि भाई आपका प्रोडक्शन बढ़े, अगर मान लो आपकी अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, या अगर किसी भी तरह का अगर हमें बेनिफिट्स मिलते हैं, तो वो हमारा सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज किया जाएगा। इट रिलेट्स टू एन ओवरहोल और रिक्वायर्ड मेजर इंस्पेक्शन ऑफ द एसेट। अगर हमारा कोई खर्चा है जिसमें ओवरऑल मतलब मेजर चेंजेस करने पड़ते हैं, जैसे आपने गाड़ी गाड़ी में पूरी अच्छी खासी रिनोवेशन करा दिया, उसको काफी सारा चेंजेस करा दिए, बड़े मेजर चेंजेस अगर हुए, or required major inspection of the asset, the cost associated with this should be capitalized. तो उससे रिलेटेड जो भी हमारा कॉस्ट है उसको भी हम कैपिटलाइज करेंगे। विद दिस शुड बी कैपिटलाइज एंड डेप्रिशिएटेड ओवर द टाइम अंटिल द नेक्स्ट ओवरऑल और सेफ्टी इंस्पेक्शन। भाई आपका सिंपल सा पॉइंट है यहाँ पर, भाई अगर आपका सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर अगर होता है जिसमें आपका कोई भी मेजर इंस्पेक्शन होता है एसेट का, या उससे रिलेटेड अगर कोई भी खर्चा होता है, तो वो भी हम उसको कैपिटलाइज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने कोई मशीन लगाई, उस मशीन को लगाने से पहले वहां से ऑफिसर्स आएंगे, उस ऑफिसर्स वगैरह उसको इंस्पेक्शन करेंगे, तभी जाकर के उस पर वर्किंग स्टार्ट किया जा सकता है। या अगर कोई मैं मशीन में बड़ा चेंजेस अगर लेकर के आता हूँ, तो वो सारे एक्सपेंसेस वगैरह को भी हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज किया जाता है। और फिर डेप्रिशिएटेड ओवर द टाइम अंटिल द नेक्स्ट ओवरऑल सेफ्टी इंस्पेक्शन। मान लो हर 5 इयर्स में अगर सेफ्टी का इंस्पेक्शन होता है, तो मैं जो डेप्रिसिएशन लगाऊंगा वो उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली लगाऊंगा। जो एक्सपेंसेस हुआ है मेरा, मान लो मेजर एक्सपेंसेस, मान लो सपोज मेरा हुआ है $10,000 का, तो वो $10,000 अब मेरा नेक्स्ट मेजर इंस्पेक्शन होगा सपोज आफ्टर 5 इयर्स, तो वो $10,000 का मैं जो खर्चा शो करूंगा वो हर साल कितना करूंगा, 2,000। जैसे सपोज इन द ऑर्गेनाइजेशन मेजर इंस्पेक्शन डन इन एवरी 5 ईयर, हर 5 साल में एक बार इंस्पेक्शन होता है, एंड द एक्सपेंसेस इंकर्ड ₹1 लाख ऑन वन इंस्पेक्शन। एक्सपेंसेस में जब इंस्पेक्शन वगैरह आता है तो एक बार में हमारा खर्चा बैठता है 1 लाख का, और उसका मान लो टाइम पीरियड है कितना, 5 इयर्स, तो 1 लाख अपॉन 5, तो हर साल का मैं कितना अमाउंट शो करूंगा, $20,000। यहां तक की बात भी हो गई। और फिर लिखा हुआ है सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर के अंदर, इट इज रिप्लेसिंग द कंपोनेंट ऑफ एन एसेट। अगर आप एसेट का कंपोनेंट वगैरह अगर रिप्लेस करते हैं, मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, आपकी कोई भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, उसका आप एक कंपोनेंट रिप्लेस करते हो, उसका एक पार्ट रिप्लेस करते हो, वो जो पार्ट है वो भी बहुत सारी चीजों से बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल एन एयरक्राफ्ट कंप्राइजिंग, एयरक्राफ्ट के अंदर क्या होता है, एयरक्राफ्ट मतलब एरोप्लेन वगैरह, और ये कंप्राइजिंग बॉडी, इंजन्स, इंटीरियर,
सब चीजें अलग अलग होती, ऑल विद डिफरेंट एक्सपेक्टेड लाइफ। हम उसमें एक लाइफ नहीं ले सकते। उसके अंदर जो एसी लगा हो उसकी लाइफ अलग रहेगी। उसके अंदर बेसिकली अगर आपका इंजन है तो उसकी लाइफ अलग रहेगी, बॉडी है तो उसकी लाइफ अलग रहेगी। तो अगर हमारी सबकी लाइफ अगर डिफरेंट डिफरेंट है, तो हम अगर कोई भी कंपोनेंट को अगर हम रिप्लेस करते हैं, द रिप्लेस कंपोनेंट विल बी डी रिकॉग्नाइज। तो जो भी कंपोनेंट को हम रिप्लेस कर रहे हैं वो कंपोनेंट की वैल्यू को हम हटा देंगे, और उसकी जगह पर फिर हम क्या करेंगे, नए कंपोनेंट की वैल्यू को रिकॉर्ड किया जाएगा। सर मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरा एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट के अंदर मैंने इंजन का रिप्लेसमेंट करा है विद न्यू वन टू इंक्रीज कैपेसिटी। एयरक्राफ्ट के अंदर मैंने इंजन रिप्लेस करा, पूरा एयरक्राफ्ट चेंज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इंजन चेंज कर रहा हूँ, उसका एक पार्ट। देन ओल्ड प्रोडक्ट विल बी डी रिकॉग्नाइज। उस पुराने प्रोडक्ट को हम डी रिकॉग्नाइज कर देंगे, वो मैं प्रैक्टिकल पोर्शन में समझाऊंगा। उस पुराने प्रोडक्ट को हम डी रिकॉग्नाइज कर देंगे, न्यू असेट विल बी डेप्रिशिएट। और फिर हमारा जो नया पार्ट आ गया है उसके अंदर हम उस अकॉर्डिंगली उसको डेप्रिशिएट किया जाएगा। डी रिकॉग्नाइज मतलब रिमूव फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट, हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट से रिमूव कर दिया जाएगा। यहां तक का पॉइंट क्लियर? यहां तक का पॉइंट क्लियर बेटा? Yes, यस sir. सर। चलिए, फिर इसी के बाद में हम आगे चलें तो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर का मीनिंग तो हमें मेन पॉइंट समझ में आ गया। तो कि आपका अगर पहले जो बेनिफिट्स मिलते थे, अगर उससे ज्यादा बेनिफिट्स अगर आपको मिल रहे हैं तो हम उसको कैपिटलाइज करते हैं। और अगर वो हमारा मेजर इंस्पेक्शन वगैरह से रिलेटेड अगर खर्चा है, तो मेजर इंस्पेक्शन आपका जितने टाइम पीरियड में होता है फिर हम उस अकॉर्डिंगली उसको डेप्रिशिएट करते हैं। अगर आप असेट के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं और बहुत सारे आइटम्स बने हुए हैं, तो अगर आप उस कंपोनेंट को अगर चेंज करते हैं तो उस कंपोनेंट को हम वैल्यू को हम डी रिकॉग्नाइज करके उसकी जगह पर नई वैल्यू को रिकॉर्ड कर दिया जाता है। ऑल अदर सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर शुड बी रिकॉग्नाइज इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L। अगर हमारा जो पहले था और अगर वही बेनिफिट्स हमें अभी भी मिल रहे हैं तो फिर हम उसको P&L में शो करते हैं, बिकॉज इट merely maintains the economic benefits originally expected। फॉर एग्जाम्पल द कॉस्ट ऑफ जनरल रिपेयर्स, लाइक आज आपके पास गाड़ी, तो गाड़ी में आप हर 2-4 महीने में रिपेयरिंग कराते हैं, सर्विस कराते हैं, तो वो जो नॉर्मल सर्विस का एक्सपेंसेस है वो हमारा क्या होगा, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो इसेंशियल है गाड़ी को मेंटेन करके रखने के लिए। तो उसको तो हम क्या करेंगे, P&L के अंदर शो करेंगे, शुड बी रिटर्न ऑफ इमीडिएटली। इलस्ट्रेशन नंबर 2 उसी से रिलेटेड दिया है। अ पीस ऑफ मशीनरी हैज एन एनुअल सर्विस। एक मशीन का पीस है जिसके अंदर एनुअल सर्विस होती है कॉस्टिंग $10,000। हर साल सर्विस होती है एनुअल सर्विस। तो हमारे वन टाइम नहीं हो रहा है, हर साल होगा, तो वो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंसेस हो गया। ड्यूरिंग द मोस्ट रिसेंट सर्विस इट वाज डिसाइडेड टू रिप्लेस पार्ट ऑफ द इंजीनियरिंग। हमारा जो इंजीनियरिंग मतलब वो जो मशीन थी उसका एक पार्ट को हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। इंजीनियरिंग मीनिंग दैट इट विल वर्क फास्टर एंड प्रोड्यूस मोर यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट पर आवर। जिसके कारण क्या होगा, वो फास्ट काम करेगी और हमारी ज्यादा यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट हमारे पर आवर हमारे क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे। तो जितना मेरा पहले प्रोडक्टिविटी थी उससे ज्यादा प्रोडक्टिविटी मेरी इंक्रीज हो गई है। एंड द कॉस्ट ऑफ द रिप्लेसमेंट पार्ट इज $20,000। और जो रिप्लेसमेंट हम अगर करेंगे तो उसका हमारा कॉस्ट बैठेगा कितना, $20,000। आपसे पूछा है वुड दिस एक्सपेंडिचर बी ट्रीटेड एज एन असेट और एक्सपेंसेस आइटम। तो जो हमारा एक्सपेंडिचर हुआ उसको हम असेट में लें या एक्सपेंसेस आइटम में लें? असेट में लेंगे सर। तो वो असेट में लिया जाएगा। तो कैसे लेंगे बेटा, अब उसका देखो यहाँ पर सबसे पहली चीज तो हमारा मशीन का जो $10,000 है स्टार्टिंग का, वो तो हमारा कहाँ पर जाएगा, P&L के अंदर। $10,000 सर्विसिंग कॉस्ट इज एन एक्सपेंस आइटम रिटर्न ऑफ टू द स्टेटमेंट ऑफ P&L। और जो $20,000 का जो मेरा रिप्लेसमेंट पार्ट है वो हमारा क्या कर रहा है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स को इंक्रीज कर रहा है, तो ये हमारा असेट का पार्ट माना जाएगा। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर? यस सर। चलिए, तो मेरा अभी तक मैंने क्या क्या पॉइंट समझा दिया है बेटा। सबसे पहले तो मैंने असेट्स का स्टार्टिंग पार्ट समझा दिया, IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का पूरा कंसेप्ट। फिर उसके बाद में डिसमेंटलिंग कॉस्ट और कॉस्ट के अंदर क्या क्या लेते हैं वो चीज हमने समझ लिया है। फिर उसके बाद में मैंने सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर वो पॉइंट हमने समझ लिया है। उसी के बाद में फिर आता है हमारा डेप्रिसिएशन। जब हमें अगर असेट्स पर डेप्रिसिएशन वगैरह लगाना होता है तो वो डेप्रिसिएशन वगैरह ये बेसिक डेफिनेशन दे रखी है।
Depreciation is the systematic allocation of the depreciable amount of an asset over its useful life. डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? जो असेट्स का डेप्रिशिएबल अमाउंट है उसको हम क्या कर देते हैं, उसकी लाइफ से डिवाइड कर दिया जाता है, तो हमारा क्या आ जाता है? डेप्रिसिएशन आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरी एसेट है, एसेट की कॉस्ट दे रखी है 1 लाख और उसका स्क्रैप वैल्यू दे रखा है 10,000, तो वही 1 लाख माइनस 10,000 अपॉन 5, तो 18,000 पर एनम हमारा क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन। डेप्रिशिएबल अमाउंट का मतलब क्या होता है? जो भी आपके एसेट की कॉस्ट है उसमें से हम रेजिडुअल वैल्यू को माइनस कर देते हैं। जैसे 1 लाख है, 1 लाख में से मैंने 10,000 हटा दिया, तो 90,000 मेरी क्या कहलाएगी? डेप्रिशिएबल अमाउंट। और डेप्रिसिएशन मस्ट बी चार्ज फ्रॉम द डेट ऑफ असेट इज अवेलेबल फॉर यूज। याद रखना है यहाँ पर ये पॉइंट। डेप्रिसिएशन हमेशा कौन सी डेट से चार्ज होता है बेटा? जब आप वो यूज करने के लिए अवेलेबल हो जाती है। आपने बाइक परचेस करी और गाड़ी परचेस करके आपने अपने घर पर ला करके रख दी, डजंट मैटर आपने 6 महीने उसको यूज नहीं करी, वो सिर्फ गाड़ी घर पे ला करके रख दी, अवेलेबल तो है ना वो यूज करने के लिए। इससे मतलब नहीं होता आपने जब यूज करना स्टार्ट करा है तब से, नहीं, जिस दिन वो अवेलेबल हो गई यूज करने से वहीं से हमारा डेप्रिसिएशन लगना स्टार्ट हो जाता है। That is, it is capable of operating in the manner intended by the management. This may be earlier than the date it is actually brought into use. For example, if staff needs to be, मतलब कि सिंपल सा पॉइंट यहाँ पर ये बोल रहे हैं, तो कि हो सकता है आपने परचेज अलग डेट पर करा हो, तो जिस डेट पर आपके पास अवेलेबल हो जाती है वहीं से हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाता है। डेप्रिसिएशन इज कंटिन्यू इवन इफ द एसेट इज आइडल। अगर हमारी एसेट आइडल रखी मतलब फालतू रखी हुई, यूज में नहीं आ रही, तब भी हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। फिर क्या लिखा हुआ है? द डेप्रिसिएशन मेथड शुड रिफ्लेक्ट एज फेयरली एज पॉसिबल इन द पैटर्न इन विच द एसेट्स इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर कंज्यूम्ड बाय द एंटिटी। भी आप जो डेप्रिसिएशन का मेथड है वो भी हमें डिस्क्लोज करना होता है, कौन सा मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन हमारे अलग अलग तरह के मेथड्स होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ये चीज आपने पढ़ा हुआ भी है। और एक नया मेथड दिया हमारा मशीन आवर्स मेथड। बेटा कुछ चीजों की क्या होती है, लाइफ आवर्स में फिक्स होती है, तो मशीन आवर्स मेथड के अंदर हमारा जितना आवर्स यूज हुआ उस अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर का जो लेंस होता है उसकी लाइफ होती है, वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक ही चलता है। आप अपन लोग कैमरे वगैरह होते हैं, मोबाइल के कैमरे वगैरह, आप जब मोबाइल फोन लाते हैं तो स्टार्टिंग में जो कैमरा क्वालिटी आती है, धीरे धीरे उसकी कैमरा क्वालिटी क्या होती जाती है? रिड्यूस होती जाती है। तो उसमें लेंस होता है, लेंस की लाइफ होती है। तो मशीन है, मशीन विल वर्क टोटल 1 लाख आवर्स अगर, और फर्स्ट ईयर के अंदर अगर मान लो मैंने मशीन यूज करी 7,000 आवर्स, सेकेंड ईयर में 9,000 आवर्स, थर्ड ईयर में 10,800 आवर्स, और मशीन की टोटल कॉस्ट है मान लो मेरी 5 लाख, मेरा जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो कैसे लगेगा बेटा? फर्स्ट ईयर के अंदर मुझे डेप्रिसिएशन लगाना है, तो फॉर्मूला क्या होगा? एक्चुअल आवर्स वर्कड अपॉन टोटल आवर्स इनटू डेप्रिशिएबल अमाउंट। फर्स्ट ईयर में मान लो मैंने 7,000 आवर्स वर्क किया है, टोटल आवर्स कितने हैं लाइफ? 1 लाख आवर्स, तो 7,000 अपॉन 1 लाख आवर्स इंटू 5 लाख, 35,000। सेकेंड ईयर के अंदर मेरी मशीन ने कितने आवर्स काम किया है? 9,000 आवर्स, तो 9,000 अपॉन 1 लाख इंटू 5 लाख, 45,000। इस तरह से हर साल का डेप्रिसिएशन लगता जाएगा। यहां तक की बात हो गई सर डेप्रिसिएशन तक की। फिर उसी के अंदर लिखा हुआ चेंज फ्रॉम वन मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन टू अनदर। भाई आपको अगर मेथड में अगर चेंज करना है, एसएलएम से डब्ल्यूडीवी में जाना है या डब्ल्यूडीवी से अगर एसएलएम के अंदर जाना है, तो हम कुछ स्पेशल सिचुएशंस में ही हम चेंजेस कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं तो कि रेगुलरली हम चेंज कर रहे हैं। इज परमिसिबल ऑन द ग्राउंड्स दैट द न्यू मेथड विल गिव अ फेयरर प्रेजेंटेशन ऑफ द रिजल्ट्स। जब अगर आपका नया मेथड जो है अगर वो अच्छा प्रेजेंटेशन दे रहा है, या आईएफआरएस के अंदर अगर रिक्वायरमेंट्स है, या अगर कोई नया रूल आ गया, तो आप चेंजेस करिए, अदरवाइज आप मेथड्स को चेंज मत करिए। Will give a fairer presentation of the results and of the financial position, does not constitute a change of accounting policy। accounting policy में कोई change नहीं होगा, and is a change in accounting estimate, या फिर accounting estimate में change हो जाता है। accounting estimate में change, मान लो asset की life थी 5 years, लेकिन अब मुझे नहीं लग रहा है 5 years चल पाएगी, तो 3 years में खत्म हो जाएगी, तो फिर वो estimate change हो रहा है, तो फिर मुझे depreciation भी क्या करना होगा? change करना होगा। The carrying amount should be written off over the remaining useful life commencing with the period in which the changes is made। फिर हमें उस अकॉर्डिंगली हमें जब से चेंजेस हुआ वहीं से हमें डेप्रिसिएशन लगाना होगा। If an asset is made up of a number of components,
अगर हमारी जो असेट है बेटा अगर वो अलग अलग कंपोनेंट से अगर बनी हुई है, ईच सेपरेट पार्ट ऑफ द असेट शुड बी डेप्रिशिएटेड ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। तो हमें हर सेपरेट पार्ट को अलग अलग उसका डेप्रिशिएशन लगाना होगा। मान लो अगर कोई एसेट है, एसेट के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंजन विद इन एन एयरक्राफ्ट विल नीड रिप्लेसिंग बिफोर द बॉडी ऑफ द एयरक्राफ्ट नीड रिप्लेसिंग। भाई जो एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट की जो पूरी बॉडी है उसकी जो लाइफ होती है वो एक लंबी लाइफ होती है इन कंपैरिजन टू इंजन। उसका जो इंजन है वो जल्दी हमारा खराब हो जाता है, लेकिन उसकी जो बॉडी है वो एक लॉन्ग लाइफ चल पाएगी। तो वो चीज हमारा कवर अप होगा। तो हमें वहां पर फिर क्या करना होगा, सेपरेट डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा। इलस्ट्रेशन नंबर 3 हमारा दिया है डेप्रिशिएबल अमाउंट से रिलेटेड। एन एसेट कॉस्ट $1 लाख, असेट आपकी कॉस्ट है जिसकी $1 लाख एंड हैज एन एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर्स। और उसकी यूजफुल लाइफ है बेटा कितनी, 10 ईयर्स। असेट है जिसकी कॉस्ट है कितनी, $1 लाख और उसकी लाइफ है कितनी, 10 ईयर्स। द परचेजर इंटेंड्स टू यूज द असेट फॉर 6 ईयर्स। परचेजर जो है वो असेट को यूज कर रहा है कितने, 6 ईयर्स तक, एट विच पॉइंट द एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू विल बी $40,000। और उसकी रेजिडुअल वैल्यू कितनी, $40,000। तो आपसे पूछा डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना होगा, डेप्रिशिएबल अमाउंट नॉट डेप्रिसिएशन। तो सिंपल सा पॉइंट है बेटा, $1 लाख की एसेट थी और उसकी स्क्रैप वैल्यू दे रखी है 40,000, तो हमारा डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना हो जाएगा, $60,000। और अगर आपसे डेप्रिसिएशन पूछते तो वो 60,000 अपॉन 10, तो 6,000 हमारा क्या हो जाता है, डेप्रिसिएशन हो जाता है। फिर उसी के बाद में दिया है हमारा रिव्यू ऑफ यूजफुल लाइफ एंड रेजिडुअल वैल्यू। आपकी जो भी यूजफुल लाइफ एंड रेजिडुअल वैल्यू उसको हमें रिव्यू करना चाहिए एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड। हर रिपोर्टिंग पीरियड मतलब हर साल हमें एक बार क्या करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए, अगर हमें लगता है एक्सपेक्टेशंस वगैरह आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस एस्टिमेट्स। अगर हमें कोई भी चेंजेस वगैरह अगर लगते हैं, कोई भी एस्टिमेट में अगर चेंजेस लग रहा है तो आप उसको अकॉर्डिंगली क्या करिए, चेंजेस करिए। The carrying amount of the asset at the date of the revision less any residual value should be depreciated over the remaining useful life। और जो भी आपकी अब रिमेनिंग लाइफ बची उसका अकॉर्डिंगली आप क्या करिए, उसको डेप्रिसिएशन लगाएंगे। मान लो सपोज आपकी ओल्ड स्क्रैप वैल्यू दे रखी थी 40,000, बट आपको लग रहा है नई स्क्रैप वैल्यू कितनी, 48,000। तो हमारा फिर डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। यहां तक का पॉइंट क्लियर बेटा, यहां तक का पॉइंट क्लियर है। यस सर। इसका ये और देख लेते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 4 यहाँ तक आज आप कंप्लीट कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में क्या बोला है, एन एंटिटी परचेज एन एसेट फॉर $20,000। एंटिटी ने परचेज करी बेटा एसेट $20,000 के ऑन 1 जनवरी 2013। स्ट्रीट लैंड डेप्रिसिएशन लगता है हमारा $5,000 पर एनम से, हैज बीन चार्ज, हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज होता है $5,000 से। अज्यूमिंग अ 4 ईयर यूजफुल लाइफ, और हमारी लाइफ कितनी थी, हमने अज्यूम करा था 4 ईयर्स with no residual value on 1 January 2015। 2 साल बाद 2013 में परचेज करा था, अब 2015 में। The annual review of the asset life was undertaken and the remaining useful life for the asset was estimated at 4 years। 2 साल के बाद में अब मैं बोल रहा हूँ तो कि मेरी रिमेनिंग लाइफ जो बची है वो कितनी है, 4 ईयर्स। जबकि कितनी बचनी चाहिए थी, 2 ईयर्स। 2 साल के बाद में बोल रहा हूँ मैं तो कि कितनी लाइफ बच रही है, 4 ईयर्स। तो अब हमारा क्या होगा, एस्टिमेट्स में चेंज हो गया, तो आपका डेप्रिसिएशन कितना होगा फॉर द 31 दिसंबर 2015। तो बेटा हमारा स्टार्टिंग में हमारा डेप्रिसिएशन कितना लग चुका है, कैरिंग अमाउंट हमारा रखा था 31 दिसंबर 2014 को, कैसे निकला, हमारी एसेट स्टार्टिंग में थी 20,000 की, तो 2 ईयर्स का डेप्रिसिएशन लग गया, तो कितनी बची, 10,000। 20,000 माइनस 10,000, तो 10,000 की बची है वैल्यू। और अब हमारी लाइफ हो गई कितनी, 4 ईयर्स, तो 4 ईयर्स हमारी लाइफ हो गई, तो अब हमारा डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना लगेगा, 2,500, क्योंकि एस्टिमेट में चेंज हो गया है। यहां तक का पॉइंट क्लियर बेटा। यस सर। हो सकता है आप लोगों को बेटा ऐसा लगे तो कि सर मैं थोड़ा सा स्पीड से चल रहा हूँ, अगर कहीं पर भी ऐसा लगे तो बोल देना। ये चीज मैं स्टार्टिंग में ही बोल रहा हूँ बेटा, थोड़ा सा हमें कोर्स काफी लेंथी कोर्स है एफआर का, तो थोड़ा सा मुझे स्पीड से चलाना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा कोर्स बहुत डिले हो जाएगा। क्योंकि हमें टारगेट रखना पड़ेगा तो कि मार्च
एंड ये अप्रैल फर्स्ट वीक में एनी हाउ हमारा कोर्स कंप्लीशन हो, तभी जाकर के आप अपने टारगेट्स अचीव कर पाएंगे। तो इसलिए मैं बोलूंगा तो कि जितना जल्दी कोर्स कवर कर सकें आप लोग, क्योंकि एक बार आप कोर्स पढ़ेंगे, बेटा मैं पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद में जब तक आप वापस से रिवीजन नहीं करेंगे तब तक चीजें समझ में नहीं आएगी। अभी फर्स्ट टाइम आप डील करेंगे तो थोड़े बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आना स्टार्ट होंगे। अभी मेरा एक चैप्टर हुआ है बेटा, जब हम 5 से 7 चैप्टर कवर कर चुके होंगे तो पीछे की चीजें रिमाइंड करना भूलने लग जाएंगे आप। तो इसलिए थोड़ा सा मैं स्पीड से भी चलाऊंगा ताकि आप चीजें फटाफट कवर भी होती जाए, प्लस साथ के साथ में आप जो प्रीवियस टॉपिक्स हमारे होते जा रहे हैं उनको भी साथ में कवर करते चलिएगा, रिवाइज करते चलिएगा। तो यहाँ तक का पॉइंट मेरा आज का कंप्लीट हो गया है। अब इसके अंदर फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट हमारा आएगा, उसी के अंदर मेजर इंस्पेक्शन और ओवरऑल कॉस्ट। वो कैसे होता है मेजर इंस्पेक्शन ओवरऑल कॉस्ट का ट्रीटमेंट, उसके बेसिस पर फिर एक्टिविटी वगैरह और रीवैल्यूएशन ऑफ नॉन करंट असेट जो हमने पढ़ा हुआ है, वहां पर रीवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट कैसे होता है, वो सारे पॉइंट्स हम कल वाले लेक्चर के अंदर कवर अप करेंगे। रीवैल्यूएशन का कैसे कवर अप होता है, उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। कल से मतलब मंडे को, कल मेरी क्लास नहीं रहेगी, कल संडे है, कल मेरी क्लास नहीं है। नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन मंडे। मंडे को यहाँ तक का आज आप कंप्लीट कर लीजिएगा, मंडे को हम इसका आगे का रिमेनिंग फर्दर पार्ट कवर अप करते हैं। ठीक है बेटा, ओके सर। चलिए आज का यहाँ, थैंक यू सर। ओके बेटा, वेलकम। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। थैंक यू सर।